डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केबी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उसको समझेंगे और इसको हम देखेंगे कि क्या किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं क्या, और किस कंडीशन में नहीं भी कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन वाइज दोनों टोटली अलग हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या वो कोइंसाइड करते हैं या जो है नहीं करते हैं। दोनों बातें हम चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की। वहां पर हम डेरिवेशन न करके जो है इन्हीं इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेशन न करके डायरेक्ट हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन की। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो। जब पूरा वेट वहीं पर एक्ट कर रहा है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसका मतलब हम उस पॉइंट पर जो है बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब उस बॉडी को उस पॉइंट के अबाउट यदि हैंग कर दें हम किसी तरह से, तो वो बॉडी बिल्कुल जो है बैलेंस कंडीशन में रहेगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। और हम देखेंगे कि वहां पर दोनों तरह की इक्विलिब्रियम है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगी। तो यही बात यहां पर बताई गई है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, है ना। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए बैलेंसिंग पॉइंट, सो द ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। तो ये भी पाया गया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी की होती है वो एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है, और उस बॉडी पर उस पॉइंट के अबाउट हम यदि टॉर्क निकालें तो वो जीरो आता है। जैसे कि हम यहां पर एक कार्डबोर्ड लेते हैं, है ना, और इस कार्डबोर्ड को बैलेंस करने की कोशिश करें कि देखिए ये क्या बैलेंस होता है। कोई पॉइंट ढूंढें और जिसके अबाउट ये बैलेंस हो जाए। देखिए ये बैलेंस हो गया, इसका मतलब हमने जहां पर ये पेन लगाया है ये इस कार्डबोर्ड का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है इसी पॉइंट पर, और वेट का रिएक्शन जो है अपवर्ड लग रहा है। तो अपवर्ड लगने वाला रिएक्शन और डाउनवर्ड लगने वाला वेट आपस में बैलेंस हो गए, यानी टोटल फोर्स जीरो हो गया। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, कहीं मूव नहीं कर रहा, और नहीं ये टिल्ट कर रहा है, नहीं ये गिर रहा है। इसका मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। यही बात हमने आगे बताई है, समझाई है। If we try to find the center of gravity of a cardboard using tip of pencil, if we are able to balance cardboard on the tip of pencil, the point at which the tip of pencil is placed will be known as center of gravity of cardboard. The weight W is equal to mg of cardboard act downward and reaction R acts in upward direction, balances each other. R is equal to mg हो जा रहा है, hence cardboard is in translational equilibrium. Since it is held stationary, ये बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में रहता है इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है यहां पर, और क्योंकि ये देखिए टिल्ट नहीं कर रहा है किसी तरफ को, नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। एंड आल्सो इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम सिंस इट इज नॉट टिल्टिंग और फॉलिंग। तो ये फिगर से दिखाया गया है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की दिखाई गई है। वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसका रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो रहा है कि R इज इक्वल टू mg हो जा रहा है ना। R इज इक्वल टू mg हो गया, क्योंकि अब ये कार्डबोर्ड उस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जा रहा है, टिल्ट नहीं कर रहा, गिर नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो R माइनस mg इज इक्वल टू जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, है ना। तो ये हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि इस पर लगने वाले जो टॉर्क्स हैं उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो उसको भी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए,
let ith particle of mass mi is located at the position vector ri with respect to center of gravity of cardboard. Torque on this particle due to force of gravity of particle m sub ig, यानी जो वेट होगा पार्टिकल का अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पर हमने बॉडी ली और उस बॉडी का एक पार्टिकल लिया जिसका कि मास m सब i है, और वो पार्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से r सब i डिस्टेंस पे है, पोजीशन वेक्टर उसका लिया गया है, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो है पार्टिकल्स होंगे जिनके सबके वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होंगे, है ना। जैसे मान लिया ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, उसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ये तीसरा पार्टिकल है, मान लिया उसका वेट भी डाउनवर्ड। तो इस तरह से ये मान लिया चौथा पार्टिकल है। तो इन सभी डिफरेंट पार्टिकल के जो वेट्स हैं जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, उन वेट्स का इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हम टॉर्क निकालें, क्योंकि कुछ पार्टिकल इसके लेफ्ट में हैं, कुछ इसके राइट में हैं। तो कुछ इस पर जो टॉर्क लगाएंगे वो क्लॉकवाइज लगाएंगे यानी निगेटिव, और कुछ टॉर्क लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो जब हम वेक्टर सम निकालेंगे तो वेक्टर सम 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये कार्डबोर्ड अभी वो क्या था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि टॉर्क्स का सम 0 होगा। तो टॉर्क निकाला कैसे जाता है, टॉ आई, इस पार्टिकल एक जो पार्टिकल लिया था उस के वेट के कारण बॉडी पर लगने वाला टॉर्क जो है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो निकाला गया है। तो इस तरह से हम बॉडी के डिफरेंट वेट का भी निकाल सकते हैं टॉर्क, है ना। और केवल एक ही पार्टिकल का क्यों निकालें, तो टॉ वन क्या हो जाएगा, टॉ वन इज इक्वल हो जाएगा r1 इंटू m1g, टॉ टू इज इक्वल हो जाएगा r2 इंटू m2g, है ना। तो इस तरह से हम टॉ n भी निकाल सकते हैं, और टॉ n की वैल्यू जो हो जाएगी, टॉ n इज इक्वल हो जाएगा rn mng, और फिर हम इनका वेक्टर सम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने बताया ना कुछ क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई कर रहे होंगे वेट्स जो होंगे, और कुछ जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो वेक्टर सम इसका 0 आना चाहिए। वही बात हमने शॉर्टकट में एक पार्टिकल को लेकर के कर दी है। तो यहां पर हमने ये पहले दिखाया था, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार्डबोर्ड इज सो लोकेटेड दैट द टोटल टॉर्क अबाउट इट ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल पार्टिकल इज 0, क्योंकि कार्ड जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था जैसा कि देखा। देयरफॉर टोटल टॉर्क, तो टॉ इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा। सम निकालने के लिए हमने सिग्मा लगाया है, i इज इक्वल टू 1 to n, टॉ सब i इज इक्वल टू हो गया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n r या कहें r सब i क्रॉस m सब i g इज इक्वल टू 0, यानी हमने टॉस का वेक्टर सम 0 कर दिया। तो g की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो कुछ ना कुछ होगी, और ये सभी पार्टिकल के लिए g की वैल्यू सेम होगी। देयरफॉर द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन, तो g को हटा दीजिए। तो g को हटाने के बाद हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर बचता है और मास पार्टिकल का बचता है। तो इन दोनों का मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, जब g 0 नहीं है ना। इसको हम डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn इज इक्वल टू 0। और ये तब आता है, ये ऐसी इक्वेशन पहले आ चुकी है जब हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास की, और हमने सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम का निकाला था। और ये ऐसा रिलेशन कब आया था, जब हमने उन 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ले लिया था, तो ये रिलेशन आया था। तो क्या आया था, m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0 आया था। मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 r2 लिए गए थे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 r2 लिए गए थे m1 और m2 2 पार्टिकल्स के लिए।
तो तब इसकी वैल्यू 0 आ गई थी। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं, R1 और R2 जो ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं। तो जिसके अबाउट, जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं और ऐसा रिलेशन हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसी पॉइंट पे होगा जिसके रिस्पेक्ट में उसके पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर लिए गए हैं। तो देखिएगा, दिस इज द कंडीशन व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज एट ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन वेक्टर आर आई इज टेकन। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं और ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, जैसा कि हमने जो है सेंटर ऑफ मास के केस में देखा था। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लोकेटेड था, उस पॉइंट पर लोकेटेड था जिसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर लिए गए थे, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम जो पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही कंसाइड करना चाहिए, है ना। जैसा कि हमें मालूम है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं किसी बॉडी के पार्टिकल्स का, और उसके लिए ऐसा रिलेशन आ जाता है कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है उस बॉडी का वहीं पर सिचुएटेड है जिसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर लिए गए हैं। तो यहां पर हमने पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लिए हैं, तो इसका मतलब उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही कोइंसाइड कर रहा है ना। Here also the position vector Ri is taken with respect to center of gravity, hence we can say the center of gravity coincide with the center of mass of the body। इसको हम देख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसको समझाने की कोशिश की है कि ये कोई टू सिमिलर पार्टिकल्स हैं और इनके बीच का गैप जो है वो d है, ठीक है। हालांकि हमने मिड पॉइंट भी बना रखा है और ये फर्स्ट पार्टिकल से ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगी d माइनस एक्स दूसरे पार्टिकल की। अब हम इसका सेंटर अब मास निकालें टू पार्टिकल सिस्टम का, तो क्या आ जाएगा, Cm इज इक्वल टू आ जाएगा m1 का मतलब m, और इस पार्टिकल की इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस जो है वो x है, m इंटू एक्स, प्लस दूसरा पार्टिकल भी, उसका भी मास m है और डिस्टेंस d माइनस एक्स पर है, अपॉन m प्लस m यानी 2m। इसको सॉल्व करें तो देखिएगा ये क्या आता है, mx प्लस m इंटू डी माइनस m इंटू एक्स अपॉन 2m। mx कट गया और फिर बाद में m, तो ये d/2। मतलब ऐसा टू पार्टिकल सिस्टम है जिसमें कि मास इक्वल है, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा उन पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के ठीक मिड में होगा, मिड पॉइंट पे होगा। और हम ऐसे मतलब कॉमन सेंस लगा करके समझ सकते हैं कि ये मान लिया कोई टू पार्टिकल सिस्टम है और दोनों तरफ मास इक्वल है, तो इसके मिड पॉइंट पर एक हम थ्रेड ले लें ऐसे और इसको हैंग कर दें, है ना, फोर्स लगा करके इस सिस्टम को हैंग कर दें, तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल ऐसे खड़ा रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये टू पार्टिकल सिस्टम इस पॉइंट O के अबाउट, जो इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में रह रहा है। इसका मतलब यही जो है इसका CG भी है और यही सेंटर ऑफ मास भी होगा। जैसा कि हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा था, इसके मिड पॉइंट पे आ रहा था, और मिड पॉइंट पर ये सिस्टम बैलेंस किया जा सकता है, किसी भी तरह की तरफ को टिल्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल हॉरिजेंटल ये रहेगा, है ना। या कहें कि हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका जो वेट है, इस पार्टिकल का वेट mg इधर लग रहा होगा, है ना, और इस पार्टिकल का वेट mg इधर लग रहा होगा, है ना, और ये डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है, क्योंकि d/2 पर
डी जब हमने डिस्टेंस ली थी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था, इसके मिड पॉइंट पे आया था। तो अब जो है इसका हम इस वेट का mg का टॉर्क निकालें। मान लिया ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं टॉर्क, तो mg इंटू एक्स और वो निगेटिव होगा तो mg इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका टॉर्क, इसके वेट का टॉर्क और दूसरे पार्टिकल के वेट का टॉर्क इस मिड पॉइंट के अबाउट 0 आ जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, है ना। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो चुकी है, बात हो चुकी है, क्योंकि हम इस सिस्टम को इस मिड पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा करके हॉरिजेंटली बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर सकते हैं। कब? जब ये पूरी बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, मतलब उसके डिफरेंट पार्टिकल क्या या डिफरेंट पार्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इस पार्टिकल पे फोर्स अलग लग रहा है, इस पार्टिकल पर फोर्स अलग लग रहा है, मास जबकि सेम है। और ये कब होगा? जब जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहां पर जी की वैल्यू कुछ है, यहां पर जी की वैल्यू कुछ है, तो निश्चित रूप से इसका वेट कुछ अलग होगा, इसका वेट कुछ अलग होगा, जबकि मास तो सेम ही रहेगा, है ना। इसी की बात हमने आगे की है कि कब जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो सकते हैं। देखिएगा, हाउएवर इफ द बॉडी इज सो एक्सटेंडेड दैट द जी वेरीज फ्रॉम पार्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शैल नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना। तब उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड द पार्ट which is in the region of higher value of g, whereas center of mass of the body will be as per the distribution of the mass of the body। देखिए यहां पर यदि हम मान लें कि ये यहां पर g की वैल्यू हायर है, g जो है g की वैल्यू यहां पर हायर है, g1 है, तो इसका वेट mg1 हो जाएगा और इसका वेट मान लिया mg2 हो जाएगा। देखिए एक मिनट, इसका वेट mg1 हो गया और इसका वेट जो है mg2 हो गया और g1 की वैल्यू ग्रेटर है g2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का टॉर्क, ये तो मिड पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो तो एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले जैसा है, लेकिन हाँ वेट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये बड़ा एक्सटेंडेड बॉडी है, बहुत लंबी चौड़ी बॉडी है, और इस तरफ मान लिया हमारे लेफ्ट साइड में जो मासेज हैं वहां पर वैल्यू ऑफ जी अलग है, और जो राइट हैंड साइड में मासेज हैं उस साइड में वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लिया कम है। तो निश्चित रूप से अब जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की मिड पॉइंट पे लाई नहीं करेगी, किस तरफ को आ जाएगी, यानी बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर वाली इस साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हायर है। तो यहां पर, यहां से हट करके ये कहीं पर बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा, है ना। अब वो मिड पॉइंट से बैलेंस नहीं होगा, हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, क्योंकि इधर वेट ज्यादा है उधर वेट कम है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जी की वैल्यू इधर ज्यादा है लेफ्ट में, राइट में कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहां पर आ जाएगा, जबकि सेंटर ऑफ मास उसका एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है वो वहीं पर बना रहेगा। सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे ही रहेगा, और जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हायर है। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, डेली लाइफ में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या रिलेशन है? हमने देखा होगा कि जैसे मान लिया कोई ट्रक है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, ये ट्रक है ना, और इस पर लोड भर दिया गया है, कुछ हाइट तक इस पे लोड लदा हुआ है ना, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि
इस पर जो पूरा लोड पड़ रहा है उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखें कि यानी वेट इसका किधर गया, ये W आ गया। जब भी इस पर लादे गए सामान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील से बाहर चला जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, ओवरटर्न कर जाएगा, सामान नीचे गिर जाएगा, पूरा ट्रक भी पलट सकता है। तो ट्रक तब तक सेफ कंडीशन में चलता रहेगा जब तक कि इसका वेट इसके व्हील्स, इस ट्रक के व्हील्स के बीच से कहीं से पास हो रहा होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब इसके व्हील्स से, पहियों से बिल्कुल बाहर चला जाएगा वेट का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये पलट सकता है। तो ऐसा देखा होगा कई बार डेली लाइफ में कि कुछ गाड़ियां पलट जाती हैं ज़्यादा सामान लदा होने की वजह से। तो इसका मतलब उस पर लदे हुए सामान का जो वेट है वो उसकी जो है सेंटर से, व्हील के बीचों बीच से बाहर चला गया है, यानी उस ट्रक की बॉडी से बाहर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट चला गया, जिससे कि वो पलट सकता है। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन कैन बी डिराइव्ड इजीली बाय कैलकुलस मेथड से कर सकते हैं। लेट द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी ओमेगा नॉट है। द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आफ्टर टाइम टी। सो आफ्टर टाइम टी द बॉडी हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टी टाइम के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है एंड इट सफर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो हमारी इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी बेसिस पे ये इक्वेशन हमने लिखी है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। ये है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखा यू टी उसी तरह ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखी गई है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल्फा, और ये थीटा आ जाएगा। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई रोटेशनल मोशन के लिए। इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 120 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट स्लोज डाउन एट द कांस्टेंट रेट 2 रेडियन पर सेकेंड। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया है ये 2 रेडियन पर सेकेंड है ना, और ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है एक्चुअल में, है ना। व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हील, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, कितने टाइम के बाद होगी, और हाउ मेनी रोटेशन डज इट मेक इन दिस प्रोसेस, जब तक ये रुकेगी तब तक कितने रोटेशन कर लेगी, ये पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर ओमेगा जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए हम इसको, और ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 120/60 कर दीजिए तो पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये हो गया 4 पाई, ये इनिशियल हो गई। फाइनल जो है हमें 0 लेनी है और टाइम पता करना है पहली बार, और अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा दिया गया है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो टाइम पता करना है, अल्फा दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है इज इक्वल टू, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है इसका मतलब ये हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू है 4 पाई माइनस 2 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई अपॉन 2 यानी 2 पाई सेकेंड। 2 पाई सेकेंड के बाद ये फ्लाई व्हील रेस्ट में आ जाएगा। कितने रिवोल्यूशन करेगा पहले तो हम पता करें कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लेगा इतने टाइम में, है ना।
तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी है और टाइम दिया हुआ है ना। तो थीटा निकाल सकते हैं। देखें इस इक्वेशन को क्या लगा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये -2 अल्फा थीटा है यहाँ पर। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है और इनिशियल वेलोसिटी ये है 4 पाई का होल स्क्वायर -2 अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 2 है ना, और थीटा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर, और एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई का। तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितने उसने चक्कर लगाए होंगे यही पता करना है। यानी एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एन रिवोल्यूशन में कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू 2 पाई एन हो जाएगी। एन रिवोल्यूशन में थीटा की वैल्यू यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कट गया 2, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रिवोल्यूशन। 2 पाई रिवोल्यूशन करेगा ये फ्लाई व्हील कितने टाइम में, 2 पाई सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, 2 पाई रिवोल्यूशन परफॉर्म करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। द व्हील ऑफ मोटर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, रोटेट थ्रू 2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के में उसने कितना रोटेशन किया है, 2.5 रेडियन का। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमें पता करना है। यानी फर्स्ट सेकेंड के बाद जो सेकेंड आएगा उसमें कितना रिवोल्यूशन होगा ये पता करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहां पर पहले तो ये पता करें कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो क्या हो सकता है पता, देखिए टाइम t दिया हुआ है ना, उससे तो पता लगेगा नहीं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है ना। तो हम सेकंड वाली इक्वेशन लगाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टी की वैल्यू 1 सेकेंड है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2.5 है। 2.5 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2 को इधर ले आया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल निकाल दें और फिर उसके बाद 1 सेकेंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसको माइनस कर दें तो पता लग जाएगा कि कितना सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि हम t की वैल्यू 2 लेंगे और 2 सेकेंड में कितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम पता कर लेंगे बिगिनिंग से, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, वही सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया 1/2 अल्फा की वैल्यू 5 और टी स्क्वायर अब 2 सेकेंड है तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 2। थीटा इज इक्वल टू हो गया 10 रेडियन। 2 सेकेंड बिगिनिंग से लगा करके 2 सेकेंड के एंड तक 10 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड टाइम, फर्स्ट से सेकेंड 10 माइनस 2.5 यानी 7.5 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सेकेंड में। फर्स्ट सेकेंड के बाद इतना 7.5 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, ए रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस।
A and B is in equilibrium in horizontal position. The knives are at the distance d from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is, A पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हमें पता करना है, और ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, फिगर मैंने बनाई है, क्वेश्चन में नहीं दी थी। तो यहाँ पर देखिए ये रॉड है, ये टू नाइफ्स A एंड B हैं, और उस पर जो रिएक्शन लग रहे हैं N सब A N सब B, और इसका वेट, ये सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है जहां पर इसका वेट एक्ट कर रहा है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों तरह की इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे, और हम जिससे कि ए पर लगने वाले रिएक्शन एन सब ए की वैल्यू पता कर पाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। पहले तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस होने चाहिए। अपवर्ड फोर्स जो टू फोर्सेज लग रहे हैं, एन सब ए एन सब बी, तो ये है एन सब ए प्लस एन सब बी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि हमें एन ए की वैल्यू निकालनी है या कहीं एन सब ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम एन सब बी की वैल्यू एन सब ए के टर्म्स में लिख लेते हैं, डब्ल्यू माइनस एन, ये तो हो गई एन बी की वैल्यू। ये हमारी समझो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बना है। अब हम इस पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दें, तो इस रिएक्शन का, लेफ्ट वाले रिएक्शन का और राइट वाले रिएक्शन का जो टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता करना है, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, या कहें कि इधर वाले टॉर्क, लेफ्ट वाले टॉर्क और राइट वाले टॉर्क का सम जीरो होना चाहिए। तो ये मान लिया टॉर्क जो है प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको ले लेते हैं ऐसे, और तो बैलेंस है तो इसका मतलब इसका टॉर्क इसके अपोजिट होना चाहिए, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए कि एन सब ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्स, और इसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लेंगे, एन बी या कहीं एन सब बी इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब एन सब बी की जगह पर हम डब्ल्यू माइनस एन सब ए लिख दें और एन ए की वैल्यू निकाल लें, यानी एन सब ए की वैल्यू निकाल लें, तो इज इक्वल टू हो गया माइनस एन ए एन सब ए इंटू एक्स प्लस इसकी जगह पर हम लिखेंगे डब्ल्यू माइनस एन सब ए इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट खोलें, एन सब ए इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स और माइनस एन ए इंटू डी माइनस एक्स एन सब ए इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आया इज इक्वल टू माइनस एन सब ए इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स माइनस इसको ओपन करें, एन सब ए इंटू डी प्लस एन सब ए इंटू एक्स, तो एन सब ए इंटू एक्स, एन सब ए इंटू एक्स, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, तो एन सब ए की वैल्यू आ जाएगी, इंटू डी है तो डी को इधर भेज देंगे तो आ जाएगी डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी। तो ये ए पॉइंट पर लगने वाले रिएक्शन एन सब ए की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम यदि कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जो कि रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन पे हों, तो उसमें भी परफेक्टनेस आ जाएगी। एक प्रैक्टिस जरूरी है, बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होते हैं जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं।
इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।